पूर्व अध्यक्ष कयूम खां साहब, पूर्व सांसद दाऊद अहमद, शमशेर बहादुर जी, पूर्व विधायक आर्य उस्मानी जी, नरेंद्र वर्मा जी, पूर्व मंत्री जी, आर.एस. कुशवाहा जी, अंसार महलूद साहब से लेकर के समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में हमारे नेता और यहां पर बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता नेता जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले लखीमपुर समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे वो कार्यकर्ता नेता जो पार्टी के निर्देश, पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी की नीतियां, पार्टी के सिद्धांत समय समय पर गांव-गांव ले जाने का काम करते हैं। हम ऐसे कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करेंगे। मैं कल लखीमपुर आपके जिले में आया हूं और मैं जानता हूं सुबह से ही कल से आप लोग भाषण सुन रहे होंगे। यहां पर जितने नेता कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी के बारे में और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे आप लोगों को समझाया भी होगा और बहुत जो जानकारी हम लोगों को मिलनी चाहिए समय समय पर, वो जानकारी भी आप तक पहुंचाई होगी। ये लखीमपुर जिला समाजवादियों का गढ़ रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, जो गढ़ है वो समाजवादियों का गढ़ दोबारा बन जाए। यहां के ऐसे नेता कार्यकर्ता हैं जिन्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो राजनीतिक परिस्थितियों से जागरूक हैं कि हमारी देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। यहां पर जितने लोग भी बैठे हैं, प्रोफेसर सुधीर पवार जी, इन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी आपको दी होगी। अभी मुझसे पहले पूर्व सांसद रवि वर्मा जी ने बोला होगा, मुझे बताया कि 1 घंटे से ज्यादा आपने बोला है। 1 घंटा बोले आप कि ज्यादा बोले? 1 घंटा बोला उन्होंने। हमारी पार्टी के और नेताओं ने भी बहुत सी बातें रखी होंगी। मैं समझता हूं कि 8 और 9 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहा है 24 का, उसके लिए आप आज ही से तैयार हो गए होंगे। हालांकि ये फैसला हम लोगों का राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय सम्मेलन का था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, कि जून के पहले हफ्ते तक समाजवादी पार्टी अपने बूथ स्तर का और सेक्टर स्तर का पूरा संगठन तैयार कर लेगी। हालांकि जो विधायक चुनाव लड़ते हैं या संगठन में जो लोग रहते हैं, वो ऐसा काम करते हैं कि हमारा संगठन रहता है, लेकिन संगठन पूरी तरीके से बना हो और जब जरूरत हो संगठन की, तो वो संगठन हमारा वहां पर दिखाई दे। इधर हम समाजवादी लोगों ने बहुत चुनाव लड़े हैं और हो सकता है हमारे किसी न किसी वक्ता ने ये बात रखी होगी कि कहां कमी रह गई हमारी, कहां पर हम लोगों से चूक हो गई। और जब यहां से भाषण चल रहे होंगे तो जो जागरूक कार्यकर्ता है वो सोचता है और मन में ही ये विचार करता है कि हाँ, ये शायद कमी रह गई थी।
और कई बार कार्यकर्ता ये भी सोचता है कि जो बात कही जा रही है उसमें कुछ छूटा जा रहा है। इधर समाजवादी पार्टी का ये जो लोक जागरण कार्यक्रम हो रहा है, हमारे लोग जाने, हमारा कार्यकर्ता जाने समझे कि हमसे कहां चूक रह गई, कहां कमी रह गई। सोचिए, पीछे मुड़ करके देखें 22 का चुनाव, जिस किसी ने भी टीवी खोला होगा या समाजवादी पार्टी के बारे में जानकारी की होगी और जनता में रहकर के जो उत्साह देखा होगा, उससे तो यही लग रहा था कि समाजवादी पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है। जो लोग अधिकारियों से संपर्क रखते हैं, जो कभी कभी अधिकारियों से तालमेल भी थोड़ा बना लेते हैं, वो जानते होंगे कि चुनाव से पहले कैसा उनका व्यवहार बदल गया था। उन्हें लग रहा था कि समाजवादी सरकार आ रही है, इसलिए अपना व्यवहार बदल लिया था उन्होंने। लेकिन जब सरकार नहीं बनी तो बताओ, व्यवहार बदल गया कि नहीं? फिर व्यवहार बदल गया। जब उन्हें लगा कि सरकार बनने जा रही है तो व्यवहार दूसरे तरह का था, और जैसे ही सरकार नहीं बनी तो उनका व्यवहार बदल गया। और हम लोग तो जिस कार्यक्रम में आए थे, जब मैंने मैदान देखा पूरा, उस मैदान में मैं कई बार आया हूं, उस मैदान में आप लोग कई बार गए होंगे। अक्सर उसी मैदान में हेलीपैड बना करता था, लेकिन इस बार जब हम लोग मैदान में आए थे 22 के चुनाव में, हेलीपैड कहीं और बना था। मैंने पूछा कि ये हेलीपैड इतना दूर क्यों बना? कहा कि पूरा मैदान भरा पड़ा है, जगह नहीं है। और जब मैं मैदान में पहुंचा था तो पूरा मैदान भरा पड़ा हुआ था, खचाखच। चारों तरफ लोग दिखाई दे रहे थे। क्या बाउंड्री, क्या पेड़ और क्या सड़कें, सब भरी पड़ी थी। और मुझे कहने में कहीं कोई बात नहीं, मुझे खुशी इस बात की थी कि मैदान के दाईं तरफ पूरा हमारा सिख समाज खड़ा हुआ था। इतना समर्थन कभी सिख समाज ने नहीं दिया जितना पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ सिख समाज से लेकर के हर समाज खड़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आया, जब रिजल्ट और परिणाम हम लोगों ने देखा, जो जन समर्थन देखा, उसके विपरीत हमें परिणाम दिखाई दिया। शायद ये उत्तर प्रदेश का पहला चुनाव होगा। जनता बदलाव चाहती थी, जन समर्थन समाजवादियों के साथ था, लेकिन जब परिणाम आया तो परिणाम हमारे पक्ष में नहीं था। और लखीमपुर जैसा हमारा जिला, जहां कितना संघर्ष हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने तो अन्याय का प्रतीक बना दिया था। वो थार जो अन्याय और अत्याचार की प्रतीक बन गई थी। हम लोगों ने जो परिणाम देखा, परिणाम दूसरा निकला। जो थार से किसानों की जान गई, जिस दिन वो घटना हुई थी, मुझे याद है, हमारे सामने एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट बैठे थे। जिस समय मुझे सूचना मिली कि थार चढ़ा दी गई है किसानों पर, रौंद दिया है उससे किसानों को, उन पत्रकार को नहीं पता था। हमारे मोबाइल पे जब मैसेज आया, मैंने तुरंत फोन किया। और जब फोन किया मैंने, तो अपने पार्टी के लोगों से बात की। अनुराग पटेल थे, उससे बात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि वहां पर कोई अपना कार्यकर्ता है, तो एक सिख कार्यकर्ता से बात हुई। मैंने कहा जो मदद कर सकते हो हमें और आप लोगों को मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोग सब मदद में लगे हैं, और जो हॉस्पिटल गए हैं उनके पास भी हम लोग मदद करने पहुंच रहे हैं। हालांकि तेजेंद्र बिर्क नहीं आ पाए। सबसे पहले अस्पताल में तेजेंद्र बिर्क से हम लोगों की बात हुई।
डॉक्टर से भी बात हुई और हम लोगों ने कहा डॉक्टर साहब से कि अगर आप इलाज कर सकते हो तो इलाज कर देना, और अगर आपके हाथ में इलाज नहीं है तो इसको रेफर कर देना। और रेफर हुआ और हमें खुशी इस बात की कि मेदांता जैसे बड़े अस्पताल में इलाज हुआ, आज वो स्वस्थ है, उसकी जान नहीं गई, लेकिन हमने कई किसान खोए। जो किसान हमारे चले गए, जो आंदोलन में थे, क्या आप को लगता है कि सरकार को कोई परवाह रही होगी? ये सरकार ऐसी है जिसको कोई परवाह नहीं है। ठाड़ से किसान कुचल दिए, कोई परवाह नहीं उनको। 700 से ज्यादा किसान आंदोलन में जान दे दिए, उनकी जान चली गई। बताओ सरकार पर कोई फर्क पड़ा हो तो बता दो। 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं। बस आए, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, हमें ऐसे कानून नहीं लाने चाहिए थे, इन कानूनों को हम नहीं समझा पाए, जिसकी वजह से हमारे किसान हमारे खिलाफ खड़े हैं। कानून, काले कानून वापस हो गए। काले कानून केवल इसलिए वापस नहीं हुए कि जान चली गई, वो इसलिए भी वापस हुए क्योंकि बीजेपी के लोगों को पता था कि उत्तर प्रदेश और पंजाब और अन्य प्रदेशों में चुनाव है, और अगर ये काले कानून वापस नहीं हुए तो पूरे के पूरे किसान उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और मतदान कर देंगे। इसीलिए उन्होंने काले कानून वापस ले लिए। क्या आपको लगता है काले कानून वापस होने के बाद उनकी नीयत साफ हो गई होगी? या हमारे किसानों को यहां जितने बैठे लोग हैं, सब पे खेत होंगे, सबने गेहूं पैदा किया होगा। बताओ, आपका किसी का गेहूं सरकार ने खरीदा हो तो हमें बता दो। यहां जितने बैठे लोग हैं, और मुझे नहीं लगता कि सरकारी खरीद का जो लक्ष्य था उस लक्ष्य तक भी पहुंच पाई हो सरकार, तो बता दो। जो काले कानून से वो चाहते थे वो कानून नहीं लाए, लेकिन सरकार ने लाइसेंस दे दिया। और आप जानकारी कर लेना, जिन कंपनियों के लिए वो काले कानून लाए गए थे, उन्हीं कंपनियों ने आपका पूरा का पूरा गेहूं खरीद लिया। केवल लखीमपुर का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का गेहूं पहुंच गया उन्हीं के पास। अगर सरकार ईमानदार है तो बताओ सरकार ने कितनी गेहूं खरीद की है? कोई आंकड़ा उनके पास हो तो बता दें। और मैं जानता हूं यहां बहुत सारे जागरूक लोग हैं। प्रोफेसर सुधीर पवार जी भी हैं। बताओ सुधीर पवार साहब, कहीं गेहूं खरीदा गया हो तो बता दो। जाने किससे खरीद लिया गया। और ये बात बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिनके लिए वो काले कानून लाए जा रहे थे, उन्हीं बड़े उद्योगपतियों ने सब गेहूं खरीद लिया। हमारे लोग सोचते होंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो जो बाजार भाव था पहले से ज्यादा मिल गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर सरकार चाहती तो हमारे किसानों को मुनाफा मिल सकता था, ज्यादा एमएसपी पे खरीदा जा सकता था, लेकिन उन्होंने मुनाफे के लिए और कारोबार के लिए प्राइवेट बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाइसेंस देकर के पूरे उत्तर प्रदेश का गेहूं खरीदवा दिया। और जब वो खरीद लिए हैं, हालांकि बाबा रामदेव जी का गेहूं तो आटा नहीं चल पा रहा है, वो अपना जब से क्षेत्र बदले हैं, मुझे नहीं लगता उनके बाजार में कितना शेयर होगा उनके आटे का, लेकिन जो और कंपनियां हैं उनके आटे का शेयर बढ़ता चला जा रहा है। इधर आटा खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, जो पैकेट का आटा खा रहे हैं। जो पैकेट में बंद बिक रहा है उसके खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि हमारे शहर की आबादी बढ़ गई। जो हमें मुनाफा किसानों को देना था,
हम लोगों ने किसानों को मुनाफा इन बीजेपी वालों ने नहीं दिया, बल्कि वही मुनाफा कैसे उद्योगपतियों को मिल जाए उस दिशा में इन्होंने काम किया। गन्ने का भी भुगतान नहीं हो पाया। बहुत बोला होगा हमारे साथियों ने कि गन्ने का भुगतान नहीं हुआ किसी का, जो कहते थे 14 दिन में भुगतान हो जाएगा। कई महीने से इंतजार कर रहे हैं किसान भाई, अभी तक उनका भुगतान नहीं हो पाया है। और जो चीनी मिले या मालिकों को कहते थे कि समाजवादी लोगों के साथ खड़े हैं, आज बताएं समाजवादियों की सरकार तो नहीं है, न समाजवादी लोग सरकार में कहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं। आखिरकार जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि 14 दिनों में हम किसानों का भुगतान कर देंगे, हमारे किसानों का भुगतान अभी भी नहीं हुआ है। आप तो गन्ना पैदा करते होंगे, यहां बैठे लोग हैं गन्ने वाले किसान के नहीं हैं? अरे ये तो सब दिखाई दे रहे हैं हमें। कितने दिनों से भुगतान नहीं हुआ? कोई कह रहा है 1 साल। बताओ, 1 साल पीछे चल रही है सरकार, और ये सरकार तो कह रही है हमारे पास कई इंजन हैं, कई इंजन। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ट्रिपल इंजन, और देखो जब से ट्रिपल इंजन बोला मुख्यमंत्री जी ने, ट्रिपल इंजन उड़ीसा में भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए? इन्होंने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार। हमें लगता है इन्हें पहले ही पता था ट्रिपल इंजन भिड़ जाएंगे वहां पर। कितने लोगों की जान चलेगी बताओ? अभी भी संख्या नहीं सही बता पा रहे हैं। और कहते थे ट्रेन में कवच है, कवच। आपको पता होगा बीजेपी के सरकार के जो मंत्री थे, वो सरकार कहती थी कि ट्रेन में ऐसे कवच लगाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कवच हैं इसके अंदर, कि अगर ट्रेन पीछे से आएगी तो भी सिग्नल मिल जाएगा, और अगर आगे से इंजन टकराने के लिए आएंगे तब भी सिग्नल मिल जाएगा। बताओ उड़ीसा में वो कवच कहां चला गया? वो बीजेपी ने कवच नहीं बनाया था, वो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार का कपट है, भ्रष्टाचार का कपट। और भ्रष्टाचार की वजह से ही वो टकरा गई। और सरकार अगर जागरूक होती, क्योंकि सरकार जानती है कि सरकार के सभी सिग्नल फेल हुए थे, जो टेस्ट हो रहे थे उसमें फेल हो रहे थे, और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंडिया का कवच फेल हो गया। दिल्ली वालों का कवच फेल है, और उत्तर प्रदेश वाले जो हमारे लखनऊ में बैठे हैं बहुत दावा करते हैं कि वो सरकार डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की है। जो लोग जागरूक होंगे वो जानते होंगे। बताओ अभी तक डीजीपी अपना नहीं दे पाई ये लोग। ये पहली सरकार है, आजादी के बाद ये पहली सरकार होगी जिसके डीजीपी कार्यवाहक हैं। जो भी डीजीपी बन रहा है लखनऊ में, वो कार्यवाहक है, और एक नहीं, ये तीसरे कार्यवाहक डीजीपी हैं। डीजीपी मुख्यमंत्री जी अपना नहीं बना पा रहे। अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना डीजीपी न बना पाए और सरकार को कहते हैं डबल इंजन है, तो कार्यवाहक अगर डीजीपी बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि लखनऊ और दिल्ली के जो इंजन है वो आपस में टकरा रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी भी हैं, लखनऊ से आए हैं। बताओ डीजीपी है क्या परमानेंट? और कार्यवाहक डीजीपी क्या करेगा? कभी आपने सोचा ये कार्यवाहक डीजीपी क्यों बनाए जा रहे हैं? कभी आपने सोचा इस बात का?
कभी हमारे कार्यकर्ता साथियों, आपने सोचा कि कार्यवाहक डीजीपी को बनाए जा रहे हैं? कार्यवाहक डीजीपी इसलिए बनाए जा रहे हैं कि सरकार मन मर्जी से अपना काम करवा ले। अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून चला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान और कानून से नहीं चल रहे हैं। ये कार्यवाहक डीजीपी इसलिए रख रहे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपनी मनमानी कर सकें। बताओ, थार वाले मामले में सरकार की मनमानी आपने देखी कि नहीं देखी? बड़े लोगों के लिए कानून अलग, और जो हमारे गरीब हैं